फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। चलो कहाँ लिखा जा रहा था, ये रहा। हाँ क्या कह सकते हैं इसके बारे में, एवरीथिंग इज फाइल इन लाइनक्स including all hardware डिवाइसेस। मतलब लाइनक्स में सब कुछ क्या है, एक फाइल है। यहाँ तक कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस है वो भी क्या है, फाइल ही है। तो सोचो कि अगर सब कुछ फाइल है तो यहाँ हमें एक गाइडलाइन मिलना चाहिए कि कौन सा फाइल कहाँ रहेगा और किस फाइल में किस तरह का कंटेंट होगा। मान लो प्रिंटर है तो प्रिंटर के लिए कौन सा फाइल होगा, सीडी है तो सीडी के लिए कौन सा फाइल होगा, हार्ड डिस्क होगा सिस्टम का तो हार्ड डिस्क के लिए कौन सा फाइल होगा, किस लोकेशन पे होगा, ये तो पता होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, हाँ, एवरीथिंग इज फाइल इन लाइनक्स इंक्लूडिंग ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। So it's required to know location and content of the file by the administrator, है ना। इसलिए ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि उसे पता हो कि कौन से फाइल में किस तरह का कंटेंट होगा और वो फाइल किस लोकेशन पे होगा। इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द फाइल। अगर एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी फाइल को कॉन्फ़िगर या मैनेज करना चाहता है तो इसके लिए ये ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये जानना, ये पता करना कि कौन सा फाइल कहाँ रहेगा, निकलो, कौन सा फाइल कहाँ रहेगा ये जानना और किस फाइल में क्या कंटेंट होगा ये एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि FHS के अंदर कौन कौन सा डायरेक्टरी आता है और किस डायरेक्टरी का क्या यूज़ है या क्या रोल है, या किस डायरेक्टरी में किस तरह का कंटेंट होता है और किस कंटेंट का क्या यूज़ है, ये पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट का। सबसे पहले बात स्टार्ट होगा रूट से। रूट को एक्चुअल में लिखते कैसे हम लोग, ऐसे, बस ऐसे लिखेंगे काम चल जाएगा। चलो इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये क्या है, सारे डायरेक्टरीज का क्या हुआ, रूट हुआ या मेन पॉइंट हुआ, तो क्या कहेंगे, हाँ, इट इज रूट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ये सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज का क्या होता है, रूट होता है। इट इज रूट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब रूट के बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, दैट इज बूट। लाइक स्मॉल में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। बूट के अंदर क्या रहता है, बूट के अंदर सारा बूटेबल फाइल होता है या बूट लोडर फाइल होता है ना। बूट लोडर फाइल लाइक grub reside inside this इस डायरेक्टरी के अंदर क्या रहता है, बूट लोडर फाइल रहता है। अब बूट लोडर फाइल का नाम क्या है लाइनक्स में, grub। बूट लोडर फाइल का नाम क्या है, grub।
अब बुट के बाद फिर क्या आएगा, रूट। रूट क्या होता है, तो ये रूट होता है आपका होम डायरेक्टरी। क्या होता है, होम डायरेक्टरी ऑफ सुपर यूजर। सुपर यूजर सुपर यूज़र का जो होम डायरेक्टरी होगा, मतलब सुपर यूज़र का जो पर्सनल सारा डॉक्यूमेंट होगा वो कहाँ रहेगा, इसके बाद है ETC। क्या है, ETC। ETC के अंदर क्या रहता है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ऑल configuration file related to network and network system और services, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है ETC के। अब अगर मान लो मुझे नेटवर्क के लिए IP सेट करना है फाइल में चेंजेस करके, तो मुझे किस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, ETC। मतलब कि एक तरह के कंट्रोल पैनल। हाँ बोल सकते हैं। हाँ हाँ बोल लीजिए आप अपने सुविधा के लिए, हम नहीं ऐसा बोल सकते। क्योंकि सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहीं पे नहीं होता है, और भी जगह है, इसलिए इसको कंट्रोल पैनल बोलना उचित नहीं रहेगा। वो विंडोज़ के केस में था। कंट्रोल पैनल मतलब एक सिंगल ऐसा UI जहाँ से सारा कुछ कंट्रोल किया जा सके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, पूरी तरीके से ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता है तो सोची समझ के बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का सूर्य इतना उच्च का नहीं है। क्योंकि अगर सोचो हम 100 बार सही टाइप करेंगे, एक बार गलत टाइप कर देंगे, 100 बार सही में कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। सॉरी गलत लिखा गया है, तुरंत बोल देगा उधर से, बोल देगा कि नहीं। अगर वही सूर्य उच्च का है तो कुछ बोल दे रहा है ना, गलती थोड़े हमारा सुनने में गलती हो रही है कि, है ना। अगर आपका वाकई बहुत सूर्य उच्च का है या फिर बहुत आपका ओहदा बड़ा है, तो आप कुछ भी, अगर मान लो अभी बोल दो दिन है, लगता है कि हमारे अखवा खराब हो गए, अभी रात कैसे दिख रहा है, अभी तो दिन सही में, मालिक बोल रहे हैं तो रात कैसे हो गया। इसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग, नहीं। तो इसलिए आप कुछ भी बोलेंगे चलेगा, हम कुछ भी बोलेंगे नहीं चलेगा। राजा भोज और गंगू तेली में कोई कंपैरिजन है? अब ETC के बाद नेक्स्ट क्या है फिर? हाँ, स्वैप। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ABC@123। या हम लोग कंप्यूटर के अंदर आते हैं, देखो इन्हीं सारी चीज़ों को देखना होता है। हाँ तो शुरू करते हैं बिन से, है ना। बिन नहीं ना लिखे अभी तक, एक फ़ोटो कोई खींच लेगा क्या? बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा। फोटो भी खींच रही है जैसे 1960 में DS क्या डिजिटल कैमरा से फोटो खींच रही है। छोड़िए ना ETC। अब इसके बाद क्या है? बिन। क्या नहीं खिंचाया? हो गया ना।
and a script reside inside this तो यूज़र रिलेटेड जो भी कमांड होगा और स्क्रिप्ट होगा वो किसके अंदर रहेगा, बिन के अंदर। मतलब वो कमांड जो यूज़र चला सकता है, यूज़र के पास जिस कमांड को चलाने का अथॉरिटी है, वो कमांड कहाँ रिसाइड करेगा, बिन के अंदर। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद है एस बिन। क्या है, स्लैश एस बिन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स एंड स्क्रिप्ट। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड या स्क्रिप्ट होगा वो कहाँ रहेगा, एस बिन के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड और यूज़र कमांड में अंतर समझते हैं ना। जो बेसिक कमांड है जैसे एलएस हो गया, कैट हो गया, वो कोई भी चला सकता है, लेकिन कंप्यूटर का नाम बदलना, आईपी बदलना, ये कमांड कौन चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज वाला यूज़र चलाएगा। तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड के कैटेगरी में रखा जाता है। फिर क्या था, डेव था ना। हाँ, ये भी बड़ा काम का है डेव। डेव क्या करता है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम reside in this directory। वो सारा डिवाइस जो सिस्टम से कनेक्टेड है वो कहाँ पे रिसाइड करता है, और डेव के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि आपका सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, आपका हार्ड ड्राइव इवन, वो कहाँ मिलेगा, डेव के अंदर ही मिलेगा। याद रखना है, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है आपके सिस्टम से, उन सारे डिवाइस की लिस्टिंग कहाँ होगी, डेव डायरेक्टरी के अंदर ही होगा। डेव के बाद क्या था जी, हाँ, ETC तो हो ही गया, डेव हो गया, होम हुआ है अभी, होम नहीं हुआ है। होम क्या होता है, होम डायरेक्टरी ऑफ ऑल यूजर्स reside in this directory। सारे यूजर्स का होम फोल्डर कहाँ रहेगा, इसी लोकेशन पे रहेगा। सारे यूजर का होम फोल्डर किस लोकेशन पे रहेगा, यहाँ रहेगा। ऑलरेडी इस चीज़ को भी देख चुके हैं हम लोग, लिव। ये बड़ा काम का होता है, लेकिन किसके लिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। जो प्रोग्रामर हैं, है ना, जो डेवलपर हैं, उनके लिए बड़ा काम का है। क्योंकि उनको लाइनक्स में अगर मान लो पाइथन की कोडिंग करनी है, PHP की कोडिंग करनी है, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है डेवलपमेंट पर्पस से, तो उनको तो लाइब्रेरी चाहिए ना। पाइथन की लाइब्रेरी चाहिए, यहाँ PHP की लाइब्रेरी चाहिए, जावा अगर कर रहा है तो जावा की लाइब्रेरी चाहिए, तो उसके लिए बड़ा यूज़फुल होता है। लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज reside in this directory। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो बहुत काम का नहीं है अपने लिए ये। और अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है और थोड़ा हमें कोडिंग में भी इंटरेस्ट है तो अपने लिए बड़ा काम का ही है। liv64 भी उसी के लिए होता है। मीडिया के अंदर हमारा हाँ, reside all media files in
इनसाइड दिस। अब मान लो कोई इमेज अपलोड होता है, कोई वीडियो अपलोड होता है, तो सब कहाँ मिलेगा आपको? मीडिया। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज MNT। MNT को बोला जाता है माउंट पॉइंट। क्या बोला जाता है इसे? इट इज माउंट पॉइंट ऑफ एनी डिवाइसेस और फोल्डर। ये किसी दूसरे डायरेक्टरी या किसी डिवाइस का क्या होता है? माउंट पॉइंट होता है। माउंट पॉइंट कहने का मतलब कि उस डिवाइस या उस रिसोर्स को आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए एसी खरीद के रख दिया गया, बट एसी को कहाँ माउंट किया गया? जब तक माउंट नहीं करेंगे वो यूज़ में आएगा नहीं, यूजुअली वो यूज़ में नहीं आता है। अगर फ़ैन है तो फ़ैन को जब तक माउंट नहीं करेंगे हम, तब तक क्या यूज़ में आएगा या उसका हम प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो किसी भी डिवाइस को अगर लाइनेक्स में यूज़ करना है या किसी डायरेक्टरी के कंटेंट को यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसे माउंट करना पड़ता है। अब माउंट करने के बाद फिर क्या आता है? नेक्स्ट OPT। क्या है वो? OPT। OPT के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं? यहाँ ओपन ऑफिस होता है। जैसे कैसे आप विंडोज़ में यूज़ करते हैं MS ऑफिस ना, ऑफिस 365 वगैरह, तो यहाँ पे इसके लिए होता है लिब्रा ऑफिस, ओपन ऑफिस, जो उससे बहुत साइज में छोटा होता है और फास्ट भी होता है। ऑल एप्लीकेशन लाइक ओपन ऑफिस reside in this directory। अब इसके बाद क्या है? फोटो है किसी के पास? जितना भी जो रनिंग प्रोसेस होता है, ऑल रनिंग प्रोसेस reside in this। सारा रनिंग प्रोसेस जहाँ रहता है वो क्या है? आपका PROC है, प्रॉम्प्ट। उसके बाद क्या है? टेम्प रन है, पक्का? ये रन आपको मिलेगा रनिंग एप्लीकेशंस को होल्ड करने के लिए। हाँ, टेम्प भी होगा ना? टेम्प है ना? होल्ड टेम्पररी डेटा। अगर हमें टेम्पररी डेटा को रखना है तो उसके लिए कौन सा बना हुआ है डायरेक्टरी? टेम्प बना हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो टेम्प के बाद क्या फिर है? SBIN तो ऑलरेडी करवा चुके हैं। हाँ, SRB है। सर्विस रिलेटेड कंटेंट्स। सर्विस से रिलेटेड कंटेंट कहाँ रहेगा? क्यू।
और उसके बाद फिर क्या है, सिस्टम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइल्स। सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, फाइल कहाँ रहेगा? हाँ, सर्विस PQR है ना। अच्छा, USR होगा, यूज़र नहीं होता है, क्या होता है? USR ही ना है, देख लो तो एक बार। USR होल्ड यूज़र डेटा, यूज़र का जो डेटा होगा वो कहाँ रहेगा? USR के अंदर। हाँ, ये बड़ा काम का है, PQRS ये काम का है, जो वैर सबका यूज़ नहीं करते हैं, लास्ट में हम बता देंगे, इसलिए घबराना नहीं कि कितना याद रखना पड़ेगा। ये आप 3 ही 4 तो रखना है, बाकी तो बस लिख ले रहे हैं, सामने था तो यूज़ तो काम करेंगे 3 ही 4 के ऊपर। होल्ड वेरिएबल डेटा like data related to printer, FTP हो गया, प्रिंटर हो गया, इन तरह का डेटा जो वैरी करता है, फिक्स नहीं है, उसे हम कहाँ रखेंगे? वैर के अंदर रखा जाता है। वो हमें नहीं रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। हो गया ना? चलिए, तो ये तो समझ में आया। अब इसका थोड़ा सा हम लोग कुछ आगे काम करें इससे पहले। एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लाइनक्स विंडोज़ में बात करें, विंडोज़ में एप्लीकेशन टाइप की बात करें, तो विंडोज़ में एप्लीकेशन का टाइप क्या होता था, याद है आप लोगों को? कौन कौन सा? तेरी या तो आप exe फाइल यूज़ करते हैं, या तो .exe फाइल यूज़ करते हैं, या .msi फाइल यूज़ करते हैं, या .bat फाइल यूज़ करते हैं, क्या यही ना? या तो .exe या .msi या .bat फाइल यूज़ करते हैं विंडोज़ में। तो बोलेंगे कि विंडोज़ में मुख्य रूप से कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप लेते हो, उस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है सर? देखें कभी विंडोज़ में जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? या तो exe एग्जीक्यूटेबल, या MSI का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, या .bat अगर वो डॉस का बैच फाइल बनाया गया है, तो यही 3 होता है ना। अगर वही लाइनक्स की बात करो, वही बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? लाइनक्स में एप्लीकेशन टाइप की मैं बात करूं, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ होगा .rpm, यहाँ क्या होना चाहिए? .sh, क्या होना चाहिए? .sh। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर लाइनक्स में डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, तो हमें उस सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में चाहिए? .rpm चाहिए या .sh चाहिए? .sh और .rpm को आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं लाइनक्स प्लेटफॉर्म। तो याद रहेगा ये पॉइंट। अब अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें पैकेज मैनेजमेंट का, टूल और कमांड फॉर पैकेज मैनेजमेंट इन लाइनक्स, तो लाइनक्स में पैकेज मैनेजमेंट के लिए जो टूल या कमांड है, उसमें पहला नंबर आता है आरपीएम का। पहला नंबर किसका आता है? आरपीएम का। और आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है।
रेड हैट पैकेज मैनेजर, रेड हैट पैकेज मैनेजर, इसका नाम होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं, यही ना होगा, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपडेट और चेक कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो है यम, क्या है, यम है हम कह सकते हैं। तो दूसरा यम नाम के हिसाब से इसका काम भी होता है थोड़ा तगड़ा। इसका ये लो नाम ससुरा पता नहीं कहाँ से लाया है, डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाई, कुछ ऐसा ही होता है। लेट मी क्रॉस चेक। यम स्टैंड्स फॉर ये किस कॉन्टेक्स्ट में आरपीएम से बेहतर है, यम किस कॉन्टेक्स्ट में, ये भी क्या करता है, ये भी पैकेज को इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और चेक भी कर सकता है, और एक्स्ट्रा क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है टू देयर क्लाइंट्स। इसका फ़ायदा ये है। और इसमें जो नोट दे करके आप ये बोल सकते हो कि इसमें कोई आपको लोकल पैकेज की ज़रूरत नहीं होती है, यूँ कहा जाए कि इंस्टॉलेशन मीडिया की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मान लो आरपीएम के थ्रू कोई एक पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो जिसका नाम मान लो कि MariaDB है सपोज, अब MariaDB के लिए जो रिक्वायर्ड पैकेज है अगर वो पहले इंस्टॉल नहीं करोगे तो MariaDB भी इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन अगर यम के थ्रू MariaDB इंस्टॉल करोगे तो पहले चेक कर लेगा कि इसके लिए क्या क्या और प्रीरिक्विजिट्स है, और MariaDB के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स है उस सभी को इंस्टॉल करने में कितना मेमोरी खर्च होगा, और उसके बाद हमसे वो पूछेगा कंफर्मेशन के तौर पे कि क्या इंस्टॉल करना है। तो ये बेनिफिट किसका मिल गया, पहला बेनिफिट मिल गया कि ये डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करता है, कौन, यम, जबकि आरपीएम डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व नहीं करता। दूसरा डिफरेंसेस क्या है कि अगर मान लो कि हमारे इस लोकल मशीन पे कोई पैकेज है, कोई आरपीएम फाइल है, तब तो उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यम का फायदा ये है कि अगर हमारे पास कोई आरपीएम पैकेज नहीं भी है, अगर यम सर्वर बना हुआ है नेटवर्क में, तो उस यम सर्वर के थ्रू भी हम एक साथ अलग अलग क्लाइंट पे अलग अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आरपीएम के थ्रू जब भी होगा तो कैसे होगा, लोकली। अगर मान लो कि ये मशीन है, आपका मशीन है, उसका मशीन, सभी का मशीन एक ही नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। अब अगर आरपीएम के थ्रू इंस्टॉल करना हो तो हर मशीन पे वो आरपीएम पैकेज हमें देना पड़ेगा, और आप हर मशीन पे कमांड चला रहे होंगे लोकली। लेकिन अगर यम है तो एक मशीन पे हमें क्या करना होगा, यम सर्वर बनाना होगा, आप सभी लोग को सिर्फ यम क्लाइंट बना देंगे और सभी पे आप कमांड लिखोगे यम इंस्टॉल, और पैकेज का नाम और इंस्टॉलेशन होगा किसके थ्रू, यम सर्वर के थ्रू। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट टू देयर क्लाइंट्स। एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर है किसका, यम का, जो कहाँ नहीं था। तो पैकेज मैनेजमेंट के लिए दो ऑप्शन है, यम और आरपीएम।
अब देखते हैं कैसे किया जाता है इन सारी चीज़ों को। थोड़ा सा लैब में हम लोग एंटर करते हैं। ये हम तो कल दिखाएंगे, अभी आरपीएम हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा। अब करना क्या है, मुझे यहाँ से कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके देखें। अब जैसे मान लो मुझे देखना है कि इस पर टेलनेट इंस्टॉल है या नहीं। टेलनेट एक बहुत बेसिक लेवल का सर्विस होता है, जानते ही होंगे। किसके लिए? रिमोट कनेक्शन के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए। अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ इस डिवाइस से उस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करें तो हम टेलनेट के थ्रू कर सकते हैं। अब देखना है कि इस पर टेलनेट इंस्टॉल है या नहीं, तो क्या लिखेंगे? RPM -QA। क्या लिखना होता है? QA। Q मतलब होता है क्वेरी, ये मतलब होता है लिस्ट। तो क्वेरी फॉर द लिस्ट रिलेटेड टू टेलनेट। अब जैसे ही एंटर करेंगे कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा मतलब इसके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो क्या बोलेगा? मतलब इस पर टेलनेट इंस्टॉल नहीं है। अब मुझे यहाँ टेलनेट इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए अभी सीखे थे ना कि अगर आरपीएम के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके पास इंस्टॉलेशन क्या होना चाहिए? फाइल होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए, सीडी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी सीडी इसमें लगा हुआ है, और सीडी रहता है कहाँ? डिवाइस के अंदर, सीडी रोम के अंदर। तो मुझे उसे माउंट करना पड़ेगा। क्या पड़े थे कि लाइनेक्स में किसी भी डिवाइस को या किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट्स को अगर यूज़ करना है तो उसे पहले क्या कीजिए? माउंट कीजिए। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा माउंट। और माउंट किसे करना है? डेव को। और डेव में किसे? सीडी रोम को। और माउंट करना है कहाँ पे? MNT पे। अभी भी तो पढ़े थे जब FHS पढ़ रहे थे, तो किसी भी डिवाइस या डायरेक्टरी को कहाँ माउंट करते हैं? MNT पे। हालांकि ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, रेकमेंड किया गया है। हम इसके अलावा कहीं और भी माउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि और कहीं माउंट नहीं कर ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। एंटर करें। अगर CD कनेक्टेड रहेगा तो माउंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। उत्तरी। अभी ये क्या कह रहा है? नो मीडियम फाउंड ऑन डेव फलाना ठिकाना, है ना। मतलब इसमें CD नहीं लगी हुई है। चेक कर ले कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्योंकि आज के डेट में भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्या हो गया? हाँ, ये बड़े काम की बात होता है। मतलब नहीं कनेक्टेड होगा तभी ऐसा बोल रहा है ये। कनेक्ट कर लेते हैं। अब दोबारा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? सेम कमांड चलाएंगे, माउंट वाला। चलिए, हो गया माउंट। क्या मैसेज आ रहा है? माउंट कर दिया डेव SR0 को राइट प्रोटेक्टेड मोड में, माउंटिंग रीड ओनली मोड। अब चलिए, मुझे अगर जाना है कहाँ? MNT के ऊपर, तो क्या लिखेंगे? सीड MNT। और MNT के ऊपर पैकेजेस नाम का एक दिखेगा, या क्या दिखेगा? MNT के ऊपर एक पैकेजेस नाम का आ गया होगा डायरेक्टरी। इसी डायरेक्टरी के अंदर सारा RPM पैकेज होता है। जैसे एंटर करेंगे, बिकॉज हमें सीखना क्या है? पैकेज मैनेजमेंट, ये तो सीख रहे हैं अभी। तो पैकेजेस के अंदर आ गए। अब मुझे जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे अभी हमारा क्या टारगेट था? टेलनेट इंस्टॉल करना है सपोज। तो क्या लिखेंगे? RPM -IVH। अब सबका मतलब होता है, इन्हें की ज़बरदस्ती लिखना है। I का मतलब इंस्टॉल, V का मतलब होता है वर्बोस, मतलब आपको ऐसे दिखाते रहेगा इंस्टॉलेशन कितना हुआ है ना, किस फॉर्मेट में? तो हैश फॉर्मेट में, इसलिए H लिखते हैं। तो टोटल क्या बन गया? IVH। RPM -IVH। और उसके बाद बताना होता है कि क्या इंस्टॉल करना है। लेकिन अभी ऐसा कर दीजिएगा तो एरर आएगा कुछ। अगर ऐसे लिखिएगा तो माइट भी कुछ एरर आएगा। क्या करने दिया? नहीं। तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा? उसके बाद माइनस नोड PS। क्या लिखना होगा? नोड PS। नोड PS होता है डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए, नोड PS। और अब चाहते हैं कि सवाल जवाब न करो बल्कि
हाँ इंस्टॉल करो तो क्या लिखेंगे, फोर्स, मतलब आर्गूमेंट को यहाँ डिसेबल करने के लिए। और क्या इंस्टॉल करना है मुझे, अब टेलनेट से रिलेटेड जो भी नाम मिले सबको कर दो। तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, स्टार। हो सकता है कि स्पेलिंग हम सही ना लिख रहे हो, तो इसको टेलनेट से रिलेटेड 2 RPM पैकेज मिला। क्या क्या, टेलनेट सर्वर और टेलनेट दोनों को इंस्टॉल कर दिया। तो फाइनल कमांड क्या हमारा बना, टेलनेट -ivh -- node ps -- force, और उसके बाद जो पैकेज इंस्टॉल करना उसका नाम दे दो। अब अगर दोबारा मैं क्वेरी करूं, यही वाला चलाऊं, कौन वाला, ये वाला, तो क्या दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, हाँ जी बिल्कुल दिखाएगा। इस बार बोलेगा कि हाँ हम हैं, बोला कि नहीं बोला, हाँ बिल्कुल बोला ये कि है अभी ये। अब इसे अनइंस्टॉल करना हो तो लिखना होगा RPM -u फॉर होता है अनइंस्टॉल। और किसे अनइंस्टॉल करना है, बस है? अनइंस्टॉल होता है, ओह शिट, रिमूव होता है ना, तो ई होता है, इरेज होता है। इरेज मतलब हटा दो। अनइंस्टॉल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इरेज होता है, मतलब ई। अब दोबारा अगर हम देखेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, मतलब फिर 7 हो गया। 7 होने का मतलब अनइंस्टॉल हो चुका है। अब फिर से अगर इंस्टॉल करना होगा तो -ivh -- node ps -- force, और उसके बाद ठीक है। तो इंस्टॉल करना भी सीखे, अनइंस्टॉल करना भी सीखे, और क्वेरी करके देखना भी सीखे कि कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल है। कोई दिक्कत, तो RPM का यूज़ हम लोग करना सीख लिए। कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, दिमाग में बैठा लीजिए, RPM -ivh तो लिखना है, -- node ps भी लिखना है, और -- force लिखना है। उसके बाद पैकेज का नाम लिख दीजिए, नेम ऑफ। अगर पूरा स्पेलिंग नहीं है तो लास्ट में लगा देना है स्टार। याद रहेगा ये पॉइंट। तो ये था RPM की कहानी। कल हम लोग देखते हैं यम इसलिए कल देखते हैं क्योंकि कल थोड़ा दिमाग को भी खुला रखना होगा, क्योंकि यम एक सर्वर है। सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी इजी नहीं होता है। 2 लाइन का कमांड नहीं लिखना है मुझे, पूरा सेटअप करना है। लाइक पहले IP डालना होगा, फायरवॉल को मैनेज करना होगा, मतलब कल बहुत कुछ देखेंगे। हो सकता है कि पूरा एक बार में समझ में भी ना आए, क्योंकि एक यम सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लाइक FTP, लाइक फायरवॉल, लाइक SE Linux, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी अगर यम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो। ठीक है, मिनिमम भी अगर टाइम लगेगा तो उसको कॉन्फ़िगर करने में, अगर हम फास्टली करेंगे तो 15 से 20 मिनट, अगर समझाएंगे तो कम से कम 45-50 मिनट। तो कल करते हैं इसको। तो आज का टॉपिक क्या रहा हमारा, FHS एंड RPM, है ना। अब कल क्या रहेगा, यम। तो कल का इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज हम लोग नेट वेट चलाना भी कल सीखेंगे। कल इस पे ओपन ऑफिस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी सीखेंगे। अगर आप लोग कर सकते हैं तो इतना काम करके लाइएगा। ओपन ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं ना, हाँ, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और लेकिन RPM फॉर्मेट में, याद रहे, ओपन ऑफिस .rpm, आपको RPM चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से जाकर के आपको क्या कर लेना है, ओपन ऑफिस RPM पैकेज डाउनलोड करके लेके आइएगा। कल हम बताएंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल किया।